नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के 13 प्रमुख सुधारों को देखा था और उसका 13वां प्रमुख सुधार यह था कि उसने कृषि के क्षेत्र में अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था यानी कि जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो आज हम देखेंगे कि इस जमींदारी व्यवस्था के 10 परिणाम क्या प्राप्त हुए। तो सबसे पहले दो विशेषता देख लेते हैं। अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था की दो विशेषता देख लेते हैं, फिर 10 परिणामों को देखेंगे। तो पहली विशेषता यह थी कि अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रफल था। यानी कि 1793 ईस्वी में जो ब्रिटिश भारत था उसका 19% क्षेत्रफल पर यह लागू थी। 5 क्षेत्रों को भी याद रखना है जहाँ पे यह व्यवस्था लागू थी: बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक। समय याद रखना है 1793 ईस्वी। व्यक्ति याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब दूसरी विशेषता यह थी कि इस व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार था। वह वसूले गए भूमि राजस्व का 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था, बाकी 1/11 हिस्सा अपने पास रखता था। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं कि इस जमींदारी व्यवस्था के 10 परिणाम क्या निकले। तो पहला परिणाम यह निकला कि किसानों का सदियों पुराना भूमि पर अधिकार समाप्त हो गया। अब वे जमींदारों को केवल कृपा पात्र मात्र बनकर रह गए। कृपा पात्र जमींदारों के किसान इसलिए रह गए क्योंकि भूमि के मालिक अब हो गए जमींदार और वो जब भी चाहे किसान को भूमि से बेदखल कर सकते थे। तो ये हो गया पहला परिणाम। दूसरा परिणाम यह था कि जमींदारों ने अधिकाधिक भूमि कर वसूलने के लिए किसानों का अंतहीन शोषण किया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टैक्स वसूलेंगे उतना ज़्यादा शोषण किसानों का करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अधिकाधिक टैक्स वसूलने के लिए किसानों का शोषण किया। यह दूसरा परिणाम था। तीसरा परिणाम यह था कि इस व्यवस्था के कारण किसानों में जमींदार एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष पनपा एवं इसी असंतोष ने भविष्य में होने वाले किसान आंदोलन की नींव भी रखी। और इसलिए अब देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे इन 5 क्षेत्रों में जहाँ पे जमींदारी व्यवस्था लागू थी वहाँ किसान आंदोलन भी तीव्र था। तो यह तीसरा परिणाम था। चौथा परिणाम था कि जमींदार भूमि के मालिक बन गए एवं ऊंची भूमि कर के कारण वे संपन्न भी हो गए। ये सामान्य सा परिणाम है। पांचवा परिणाम देखते हैं कि क्योंकि जमींदारों को खेती नहीं करनी होती थी, इसलिए अनेक जमींदार शहरों में रहने लगे एवं कृषि के विकास में योगदान नहीं दे पाए। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से जमीन पाए जमींदार और वो हो गए उस ज़मीन के मालिक, और उन्होंने किसानों से खेती करवाई। तो उन्हें तो कुछ करना नहीं था, तो वो रहने लगे शहर में और इसलिए कृषि का विकास नहीं हो गया, कृषि का विकास हो नहीं पाया। और दूसरा प्रमुख कारण यह था कि किसान जो कि उस भूमि पर खेती करता था उसका भी लगाव उस भूमि के प्रति नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जमींदार कभी भी उसे बेदखल कर सकता है, तो भूमि को विकसित क्यों किया जाए, मिट्टी को विकसित क्यों किया जाए। इसलिए कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया। यह बहुत बड़ी विशेषता है। और छठवां परिणाम यह निकला कि जमींदारों की जिम्मेदारी बहुत कम थी जबकि आय बहुत अधिक थी, इसलिए उनमें सामान्यतः विलासिता की प्रवृत्ति पनपी उभरी। यह सामान्य सा सिद्धांत मानवीय स्वभाव है कि उसे अगर बिना कुछ किए धन मिले, संपत्ति मिले तो विलासिता की तरफ उन्मुख होगा। तो वही जमींदारों को था, क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं था, खेती तो कर रहे थे किसान और उन्हें लगान दे रहे थे, तो इसलिए उन्हें कुछ करना नहीं था, तो ये विलासिता की तरफ उन्मुख हुए कुछ जमींदार। तो ये 6 परिणाम हुआ। अब 7वां देखते हैं।
सातवां देखते हैं कि जमींदार राजभक्त बन गए जबकि उन्हें राष्ट्रभक्त होना चाहिए था, तथा अनेक जमींदारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की मदद की। राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की मदद की। देखिए सबसे बड़ा प्रमाण तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी है कि जिसमें अनेक जमींदारों ने ब्रिटिश का साथ दिया था। और इस संदर्भ में देखिए कैनिंग का बहुत ही फेमस कथन है कि अगर ग्वालियर का सिंधिया भी विद्रोहियों से मिल जाता तो हमें कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाता। कैनिंग ने कहा था ग्वालियर के सिंधिया के संदर्भ में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय में। तो यही कहा गया। दूसरा राजभक्त मतलब क्या होता है? राजभक्त मतलब देखिए, राजभक्त का मतलब कि जो राज है यानी जो शासन है उसका भक्त, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भक्त कौन थे? जमींदार। क्योंकि जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मीन दी थी और उन्हें मालिक बना दिया था, इसलिए जमींदार भक्त हो गए, राजभक्त हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। और दूसरा कि उन्हें राष्ट्रभक्त होना चाहिए था, जो कि नहीं हुए। राष्ट्रभक्त यानी कि भारत भूमि का भक्त होना चाहिए था, वो नहीं हुए, वो हो गए राजभक्त यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भक्त हो गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें भूमि दी थी जिसके वे मालिक थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज़ों की मदद की 1857 के संदर्भ में कैनिंग का कथन दे सकते हैं। तो यही है। और आठवां परिणाम यह निकला कि जिन जमींदारों ने निर्धारित समय पर ब्रिटिश सरकार को कर नहीं दिया उनकी जमींदारी निर्दयतापूर्वक नीलाम कर दी गई। एक देखिए, एक होता था सूर्यास्त कानून का मतलब कि मान लीजिए जमींदार को टैक्स देना है ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 जुलाई को मान लीजिए देना है, तो 5 जुलाई के शाम तक अगर जमींदार ने टैक्स यानी कर को ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया तो उस जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाती थी। 5 जुलाई के सूर्यास्त तक अगर टैक्स नहीं दिया जमींदार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सूर्यास्त कानून था। तो वही कहा गया कि जिन जमींदारों ने निर्धारित समय पर ब्रिटिश सरकार को कर नहीं दिया उनकी जमींदारी निर्दयतापूर्वक नीलाम कर दी जाती थी। नौवां परिणाम क्या निकला कि नौवां परिणाम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक मात्रा में एक निश्चित आय की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई। देखिए जो भी जमींदार भूमि कर वसूलता था उसका 10/11 हिस्सा किसे चला जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट में चला जाता था। तो यही है कि ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक मात्रा में एक निश्चित आय की प्राप्ति सुनिश्चित हो गई। और इसका 10वां एवं अंतिम प्रमुख परिणाम यह निकला कि भारत में अंग्रेजों को जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग मिला जो प्रत्येक परिस्थिति में उसका साथ देने को तैयार था, उसने साथ दिया भी। कैनिंग का कथन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय देख ही सकते हैं। दूसरा ये था कि 1857 के समय तात्या टोपे 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक तात्या टोपे चले गए थे नेपाल। तो भारत के एक जमींदार ने ही इनकी मुखबरी अंग्रेज़ों से की थी और इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय और अनेक बार भी जमींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और हो सकता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में जमींदारों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया होता तो भारत का इतिहास हो सकता है कुछ दूसरा रहता। तो ये 10 प्रमुख परिणाम निकले अस्थाई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के, यानी कि जमींदारी व्यवस्था के। और अंत में निष्कर्ष भी लिख देना है कि निष्कर्ष देखिए आपका अपना मौलिक होगा, लेकिन निष्कर्ष कुछ न कुछ जरूर लिखना है। तो निष्कर्ष है कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जमींदारों एवं ब्रिटिश सरकार के लिए अच्छे दिन की तरह थी,
जबकि किसान के लिए बुरे दिन की तरह थी। इस प्रकार दोस्तों यह ख़त्म हो गया चैप्टर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन देखिए 10 जो परिणाम थे, इस 10 परिणाम को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। पीटी मेंस इंटरव्यू यहाँ तक कि निबंध के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सब तथ्यों को याद रखना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।